Hey everyone, I am Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को टैकल कर सकते हैं। तो हुआ यूं कि कल मेरी एक जूनियर का फोन आया और उसने मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जो मैंने अपनी डायरी पे नोट कर लिए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं उनके साथ ये शेयर करने चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में आया, उसने मुझसे पूछा कि अगर कोई क्वेश्चन है जो 10 नंबर में क्वेश्चन आया है और आपने उसको 5 नंबर में रेडी किया हुआ है, तब आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर शीट में। अनदर क्वेश्चन इज डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को किस सीक्वेंस में करना है, फिर क्वेश्चंस अगर जो नहीं आते हैं उनको कैसे टैकल करना है, आप श्लोकास किस तरीके से करने हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के मैं आज आपको अच्छे से जवाब देने वाली हूँ, या फिर यूं कह लीजिए कि मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे साथ काम करी, जिन ट्रिक्स ने मुझे हेल्प की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं कि सपोज दैट कोई क्वेश्चन है जो आपका 10 नंबर में आ गया और आपको 5 नंबर के अकॉर्डिंगली आता है। तब आपको क्या करना है, आपको जितना 5 नंबर में स्ट्रॉन्ग कंटेंट आता है उसको अपने आंसर में लिख दीजिए। उसके बाद जो भी आपने आंसर लिखा है ना, उसी को एक फ्लो चार्ट में लिखना स्टार्ट करिए। सपोज दैट आपने उसकी डेफिनेशन लिखी और उसको फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, स्प्लिट करो उन वर्ड्स को, और जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं उनका एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। उसके बाद किसी के टाइप्स होते हैं, जैसे दोस्त कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं। तो आपको क्या करना है, बीच में दोष लिखना है, उसके बाद शारीरिक एक तरफ लिख देना है, मानसिक एक तरफ लिख देना है। फिर फर्दर उनकी डिटेलिंग कर देना है कि जो शारीरिक दोष होते हैं वो वात पित्त कफ होते हैं, और जो मानसिक दोष होते हैं वो रज सत्व रज और तम होते हैं। ठीक है, इनको डिटेलिंग आप जब आपने ये लिख दिया, इसके बाद आप इनको फर्दर डिटेलिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको उसी कंटेंट से जो अपने 5 नंबर में लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उसी 5 नंबर के कंटेंट से उसको 10 नंबर में इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, हमारे आयुर्वेद में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, उनका हर मॉडर्न में कोरिलेशन दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसका मॉडर्न का कोरिलेशन है, या आप उसको मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, तो उसको भी डिस्क्राइब करिए उसमें। एंड आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक ना आचार्यों के मत अनुसार है, मतलब आचार्य सुश्रुत ने अलग कहा है, चरक ने और कहा है, और वाग्भट ने और कहा है। आप तीनों के पॉइंट्स अलग अलग करके लिख सकते हैं, उसका भी फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। तो कुछ इन तरीकों से आप अपने 5 नंबर के क्वेश्चन को, जो आपको 5 नंबर में आता है, आप उसको 10 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, जिसमें है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें। देखो, मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हमेशा डिफरेंस की तरह ही अटेम्प्ट करने चाहिए। कभी भी इस तरीके से, मतलब एक पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं करना चाहिए। अगर आपको डिफरेंस अच्छे से आता है तो आप प्रॉपर 2 ब्लॉक्स बनाइए। मतलब जैसे कि हमारी ये कॉपी होती है, ये हमारी कॉपी होती है, तो प्रॉपर एक मिड लाइन खींचते हुए आपको यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, मतलब ए टॉपिक और बी टॉपिक, उसके बाद फर्दर उसको डेफिनेशन लिखो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर भी डेफिनेशन उसकी लिखो। इससे क्या होता है ना, एक तो एग्जामिनर की नजरों में आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर सा जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, आपका पेजेस की जो क्वांटिटी है वो भी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से आप डेफिनेशन कुछ इतनी लाइन तक कवर करेंगे। उसके बाद उसके टाइप्स वगैरह लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको मॉडर्न से भी रिलेट कर सकते हो। हर टॉपिक को मॉडर्न से रिलेट किया जा सकता है हमारे आयुर्वेद के, तो आप उसको मॉडर्न से भी रिलेट कर सकते हो। उसके टाइप के बाद आप उसके ना डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो। जैसे हमारे टाइम पे ट्यूमर का एक क्वेश्चन आया था सेकेंड ईयर में रोग निदान में, कि आपको ट्यूमर्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट में। तो मैंने बिनाइन और मैलिग्नेंट के डायग्राम भी बनाए थे, जिससे मेरी कॉपी का जगह भी काफी ज्यादा गई और डिफ्रेंशिएट भी मैं अच्छे से कर। दूसरी चीज, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखा करिए कि वहां पर ये चीजें जरूर मेंशन किया करिए कि इसमें वो चीज प्रेजेंट होती है और इसमें वो चीज प्रेजेंट नहीं होती। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो, अगर कोई डिसीज है, 2 डिसीज की हम बात करें, तो किसी एक डिसीज में स्वेलिंग होती है, दूसरे डिसीज में स्वेलिंग नहीं होती। एक डिसीज में फीवर आता है, दूसरे डिसीज में फीवर नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा करिए। इससे क्या होता है ना, एक तो आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज भी नहीं करनी होती है चीजें, आप कॉन्सेप्ट समझ के भी अपना पूरा आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। और चीजों को भी, डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनको ऐसे ही हमेशा अटेम्प्ट करने की भी कोशिश किया करिए। और जब पढ़ रहे हो तब भी ऐसे ही पढ़ा करिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो ओज और इम्यूनिटी के में भी डिफरेंस करके बता सकते हैं। इवन इम्यूनिटी के बाद भी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में भी डिफरेंशिएट करा सकते हैं। तो अगर जब आप इस तरीके से कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ोगे ना कि एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंस क्या है, तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आंसर को। क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पेपर को किस पैटर्न में अटेम्प्ट करना है। देखो, अगर मैं इसका आपको आंसर दूं ना, तो मेरे अकॉर्डिंगली, और मुझे जितना मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, मेरे जितने भी लोग मुझे बताया है, सिखाया है,
उन्होंने हमेशा मुझसे एक चीज कही, या तो पेपर फर्स्ट टू लास्ट करो या तो लास्ट टू वन करो, मिस मैच मत करो, कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन उठा के मत अटेम्प्ट करो। एग्जामिनर के लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो आपका क्वेश्चन कहीं से ढूंढ रहा है, फिर कहीं से ढूंढ रहा है। बेटर है कि आप लॉन्ग आंसर्स पैटर्न से स्टार्ट करो या फिर एमसीक्यू वाले पैटर्न से स्टार्ट करो अपने आंसर्स को लेकर। अनदर क्वेश्चन इज कि कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तब आप उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखो इस पे ना मैं एक आंसर दूंगी और ये बहुत सॉलिड है और ये मैंने खुद भी अपनाया हुआ है और ये मेरे साथ वर्क भी किया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या हुआ था कि मेरा एक एग्जाम था चरकता पूर्वाध का, और वहां मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई थी क्वेश्चन पेपर में। वो स्टोरी में कभी डिटेल में आपको सुनाऊंगी, बट क्या हुआ ना, मैं बिल्कुल ब्लैंक पड़ गई थी कि मैं लिखना कैसे स्टार्ट करूं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को डायरेक्ट श्लोकास ही दे दी गए थे और श्लोकास नहीं समझ में आ रहे थे। तब मैंने क्या किया कि श्लोकास से जो की वर्ड्स है जो मुझे समझ में आ रहा था, मैंने उन वर्ड्स को उठाया और उन वर्ड्स पे लिखना स्टार्ट किया। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जब आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है और उसके कीवर्ड्स ढूंढो उस क्वेश्चन से, और उसके बारे में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो पैराग्राफ वाइज लिखना स्टार्ट करिए। कभी भी उस आंसर में आपको किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं करना, बिकॉज आपको आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को पूरा पढ़ना पड़े, और यू नो कि एग्जामिनर कितना आपकी कॉपी को पढ़ सकता है। तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में एक एवरेज मार्किंग दे जाए, वो आपको 15 आउट ऑफ 15 ना दे, बट एक 8.5 मार्क्स देके चला जाए, ताकि आपका नुकसान नहीं हो। जीरो होने से अच्छा है कि कुछ मार्क्स उस आंसर में मिले, और वो कुछ मार्क्स तभी आपको मिलेंगे जब आप उस आंसर को एक वैलिड तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्लोकास से रिलेटेड है, मतलब श्लोकास मैम कितने श्लोकास लिखे या क्या है श्लोकास का कॉन्सेप्ट। देखो मैं एक बात बता दूं, श्लोकास बीएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप श्लोकास लिख के नहीं आओगे और अपनी थ्योरी आपकी सॉलिड है, सही लिखी आपने थ्योरी, उसके बाद भी एग्जामिनर आपको फेल कर देगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। मैंने अपने चारों प्रॉफ में श्लोकास को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मेरे साथ और भी चीजें थी, मतलब मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, तो मैं श्लोकास पर उतना फोकस नहीं कर पाती थी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जितना टाइम मैं एक श्लोका को दूंगी उतना टाइम मैं एक थ्योरी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, और मैं श्लोका को याद करके भी मुझे डाउट हो जाता था, इसलिए मैं थ्योरी को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देती थी, मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस रहती थी, उनके टाइप्स की, उनकी डेफिनेशन निरुक्ति, तो मैं इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करती थी। तो देखो सबसे पहली चीज, जो श्लोकास आपको याद हो गए हैं उन पे स्टिक रहो। दूसरे किसी बच्चे को अगर पूरे पूरे श्लोकास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात, मेरे क्लास में कई बच्चे ऐसे थे जो मुझसे ज्यादा श्लोकास याद कर लेते थे, बट रिजल्ट उनका मुझसे कम ही आता था। तो श्लोकास पे मत टेंशन लो कि उस बच्चे को श्लोकास बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, आपको याद नहीं हो रहे। थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना श्लोकास इंपॉर्टेंट होते हैं। अनदर पॉइंट इज कि अगर आपको लॉन्ग श्लोकास याद नहीं होते ना, एक एक लाइन के शॉर्ट श्लोकास याद करो, वो सबसे बेस्ट होते हैं और सबसे इजी होते हैं आपको लर्न करने के लिए, ठीक है। और श्लोकास लर्न करने के लिए भी मैं कैसे श्लोकास से फैमिलियर हुई थी, या मैं कैसे इतना भी श्लोकास पढ़ पाती थी और याद कर पाती थी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इसके लिए पूछ रहे हैं मैम श्लोकास कैसे याद करें, तो जैसे मैं याद करती थी मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करना है उसमें कुछ हिंट्स दे पाई हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।